जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, ठीक है ना, whenever we heat some body, ठीक है ना, हीट दे रहे हैं उसको हीट, तो उसकी ओरिजिनल लेंथ अगर L नॉट है, हमने ये पाया है कि उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ठीक, इट हैज बीन फाउंड कि डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। अगर भाई टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो ज्यादा एक्सपेंशन होती है, कम बढ़ाओगे तो कम होगा। एंड इट ऑल्सो बीन फाउंड इज प्रोपोर्शनल टू L। मतलब मान लो गर्म करने पर 1% लेंथ बढ़ती है, तो अगर 1 मीटर की रॉड होगी उसका 1% 1 सेंटीमीटर होगा, और अगर 10 मीटर की रॉड होगी उसका 1% 10 सेंटीमीटर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, जितनी बड़ी रॉड होगी उसमें एक्सपेंशन ज्यादा दिखेगा ना। यस सर। यस सर। तो डेल्टा एल, अब ये थोड़ा सा ना ऐसा कर देता हूँ, इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा थीटा, वेयर अल्फा is called the thermal coefficient of linear expansion। अल्फा क्या आया? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर चेंज इन टेम्परेचर। इट इज ऑल्सो रिटन लाइक दिस, dl by d theta पर यूनिट लेंथ। ठीक है ना, अगर डिफरेंशियल छोटा, अगर वेरिएबल है तो ऐसे लेते हैं, ठीक है ना, अगर कांस्टेंट है तो ऐसे लेते हैं, और अगर वेरिएबल है तो ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक, अल्फा क्या है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? कोई बता सकता है ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर मीटर केल्विन, मीटर पर मीटर डिग्री सेल्सियस, या 1/डिग्री सेल्सियस? सोच कर देखो, मीटर मीटर तो कैंसिल भी हो जाएगा। यस सर। क्या बात समझ आई? क्या हुआ? ये डेफिनेशन है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि चेंज इन इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेंपरेचर, ऑब्वियसली इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। क्यों ऐसा है? अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें, ठीक है ना, मैं रीजन फॉर एक्सपेंशन पे जाता हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ज्यादा चलेंगे। रीजन फॉर एक्सपेंशन क्या है? आपको याद है इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी मैंने पहले, यू वर्सेस आर, याद है इलास्टिसिटी में हमने बात की थी। कुछ ऐसा सा ग्राफ बना था, हाँ जी, और ये था आर नॉट। आर नॉट क्या था? इक्विलिब्रियम सेपरेशन। अब एक चीज जो नोट करने वाली है, ये जो ग्राफ है ना, ये एसिमेट्रिक है। ये जो ग्राफ है ये एसिमेट्रिक है। अब उससे क्या फर्क पड़ता है अभी बात करता हूं मैं। अब सपोज आपने इसको हीट किया, जब आप किसी चीज को हीट करोगे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आपने ये करा यू नॉट एनर्जी, ये जो एनर्जी थी स्टेबल कंडीशन में थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस था। अब आपने एनर्जी बढ़ाई, ये टेम्परेचर टी नॉट पे था, आपने टेम्परेचर टी नॉट प्लस डेल्टा टी कर दिया। अब क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे, ठीक है ना, उनके बीच का जो गैप है वो वेरी करेगा बिटवीन दीज टू वैल्यूज R1 एंड R2, लेट अस से R1 एंड R2। अगर मैं इन दोनों की एवरेज लूं तो जो एवरेज मॉलिक्यूलर सेपरेशन होगी वो क्या आएगी? बोलो, R1 प्लस R2/2 आएगी क्लास? आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। क्योंकि हमारा ग्राफ एसिमेट्रिक है, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। अगर ये आर नॉट वाली लाइन है, अगर ग्राफ सिमेट्रिक होता, समझो, अगर सिमेट्रिक होता तो R1 R2 की एवरेज आर नॉट ही आती। यस सर। अगर ग्राफ एसिमेट्रिक है, ऐसा एसिमेट्रिक है, R1 R2 की एवरेज अब कैसी आएगी? थोड़ी ज्यादा आएगी आर नॉट से। और यस। अगर ग्राफ की Yes, सिमेट्री sir. ऐसी है, हम सब समझ पा रहे हैं
कि फिर आर एवरेज आर नॉट से कम आएगा। बोलो asymmetric. Yes, sir. Are you able to understand? So why does a body expand on heating? Because its potential energy versus distance graph is asymmetric. Had the graph been symmetric, it would not have expanded. Why? Because r की जो average value है would have remained unchanged. But अगर r average r नॉट से बढ़ गया है तो ये क्या हो गया है? एक्सपेंशन। और अगर आर एवरेज आर नॉट से कम हो गया है, ये क्या हो गया है? कॉन्ट्रैक्शन। हमने पढ़ा है कुछ सॉलिड्स गर्म करने पर कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है ना। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है वुलन क्लोथ। उनको अगर गर्म पानी में धो दो तो वो श्रिंक कर जाते हैं, ठीक है। उनका मटेरियल गर्मी से श्रिंकेज आ जाती है और वो फिर परमानेंट होती है। आपने देखा होगा ना, अगर वुलन कपड़ा पहली बार अगर गर्म पानी में धो दो श्रिंक हो जाता है। तो वुलन क्लोथ शुड ऑलवेज बी वॉश्ड इन कोल्ड वाटर। सुना होगा आपने, कॉमन नॉलेज है, Yes, sir. वेरी मच कॉमन थिंग टू बी अंडरस्टैंड। सो अगर सिमेट्रिक होता तो एक्सपेंशन होता ही ना। क्या ये बात समझ आ रही है? तो एसिमेट्रिक नेचर की वजह से क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। अब जब ऐसा होगा, अब सपोज ये समझो ये एटम्स है, फील करना इस बात को। ये था एटम्स, एक सॉलिड है उसमें एटम्स है। अब सारी सेपरेशंस अगर बढ़ जाएं, सारी की सारी सेपरेशंस बढ़ जाएं, तो मेरी बात समझो ये पूरा का पूरा ही बड़ा हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट क्लास? क्या ये होगी ना थर्मल एक्सपेंशन का एग्जांपल? पूरी की पूरी बॉडी ही फैल जाएगी। Yes, sir. आर यू गेटिंग इट? पहले सेपरेशन आर नॉट था, अब ग्रेटर देन आर नॉट है, आर एवरेज ग्रेटर देन आर नॉट। बोलो इसी तरह अगर सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं तो ओवरऑल बॉडी छोटी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओवरऑल द बॉडी विल श्रिंक। Yes, यस, sir. ये Yes, sir. कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो होगा क्या, जब भी आप किसी बॉडी को गर्म करोगे उसके सब मॉलिक्यूल्स के इंटर सेपरेशन बढ़ जाएगी, तो ओवरऑल बॉडी बड़ी हो जाएगी। और अगर वो श्रिंक कर रही है, मान लो गर्म करने पर वो श्रिंक कर रही है, तो ओवरऑल बॉडी श्रिंक कर जाएगी। यस और नो? क्लियर कट समझ आ रहा है क्या हो रहा है? So what is Yes, thermal sir. expansion? When you heat something, when you heat a body, it expands. Why does it expand? क्योंकि intermolecular forces की नेचर की वजह से expansion होता है। अगर intermolecular forces symmetric होती तो expansion ना होता, और अगर asymmetry में R average less than R naught होती तो contraction भी हो जाता, जो कि रबड़ में देखने को मिलता है। I think रबड़ contracts on heating. You would have studied. Plastics भी बहुत सारे आपने देखा contract कर जाते हैं गर्म करने पर, ठीक है ना। Metals on the other hand expand on heating. I think that is very much known to all of you. और उस एक्सपेंशन को मेजर करने के लिए हमने एक नया पैरामीटर डिफाइन कर लिया कॉल्ड थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो कि क्या कहता है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर चेंज इन टेम्परेचर। यस, यहाँ पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों चलेंगे क्योंकि चेंज है। चेंज मैंने बताया था ना, चेंज के लिए केल्विन लो या सेल्सियस लो फर्क नहीं पड़ता, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए केल्विन लेना होता है ऐसा यूनिट में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, इज द sir. लॉजिक Yes, क्लियर टू sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बोलो यार, समझ आ रहा है सबको? थर्मल एक्सपेंशन को कैसे मापा जाता है वो भी समझ आता है, क्यों आता है ये भी समझ आ गया, ठीक है ना। क्यों एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट हाँ मैंने आपको बता दिया है। तो अगर कभी आपको यूआर ग्राफ सिमेट्रिक मिल जाए, मान लो एग्जैक्ट सिमेट्रिक मिल जाए, और आपसे पूछा जाए ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसा बिहेव करेगी, आप बता सकते हो ना यार? हाँ जी। Yes, sir. अगर ये सिमेट्रिक अबाउट आर नॉट हुआ, so what you can say, no thermal expansion would be observed. Yes. Yes, sir. Yes, obviously. This is very very important. तो asymmetric nature की वजह से ही thermal expansion आया है। Anyone has any doubt with alpha या कोई दिक्कत हो बताओ यार? अल्फा समझ आया? No, sir. अब अल्फा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए डिफाइंड होगा नहीं, क्योंकि लिक्विड्स तो फैलेंगे तो हर तरफ से फैल जाएंगे ना। लिक्विड्स का कोई लेंथ तो डिफाइंड होती है, वॉल्यूम ही डिफाइंड होता है लिक्विड्स का, जिस बर्तन में उनको रखा गया। लिक्विड्स की लेंथ, गैसेस की लेंथ तो होती नहीं है, सॉलिड्स की लेंथ होती है, वो अपनी लेंथ को होल्ड करते हैं। तो सॉलिड्स के लिए ये चीज
डिफाइंड है। जैसे कि आप यंग्स मॉडुलस में भी देख रहे थे, लेंथ वाले जो भी चेंजेस हैं वो सॉलिड में ही होते हैं, लिक्विड में कोई लेंथ का कोई मतलब नहीं होता। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे ये बात सबको समझ आई? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? नाउ वी कैन आल्सो डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन। मतलब अगर कोई प्लेट टाइप बॉडी है, प्लेट टाइप बॉडी है, उसका एरिया है ए नॉट एट टेम्परेचर टी नॉट, आपने तापमान बढ़ा दिया, उसका एरिया बढ़ गया, नया एरिया होगा ए नॉट प्लस डेल्टा ए फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करते हैं, ये टेम्परेचर थीटा था, यहाँ का टेम्परेचर हो गया थीटा नॉट प्लस डेल्टा थीटा। तो ऑब्वियसली डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा थीटा। तो बीटा क्या आ गया जी? चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर चेंज इन टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे भाई? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस। Expansion. क्लियर है? और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखो, मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर केल्विन, मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, या 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। समझ पा रहे हो? सेम ही है, क्योंकि एरिया अपॉन एरिया है, वह लेंथ अपॉन लेंथ था, कट गया, टेम्परेचर ही बचेगा। तो कई जगह ना डेल्टा ऐसे लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना यार। टू द पावर -1 समझ गया ना क्या है? पर डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा होता है। हाँ जी, बीटा समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. अब बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है? मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी है, ठीक। हमें ये बता रखा है कि बॉडी का इधर को एक्सपेंशन का कोफिशिएंट अल्फा 1 है, इधर को एक्सपेंशन का कंपोनेंट अल्फा 2 है। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर है तो बॉडी होती है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब ऑल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस आर सेम। मतलब स्टील की जो ज्यादातर जो सिंगल मटेरियल होते हैं, मतलब आप एलिमेंटल बॉडीज होती हैं या कंपाउंड होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक आइसोट्रोपिक होती हैं। देयर आर सम सॉलिड क्रिस्टल्स, आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, दैट आर एनआइसोट्रोपिक। अगर अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू अल्फा 2, उस बॉडी को क्या बोलते हैं? एनआइसोट्रोपिक। उसकी एक डायमेंशन में अलग प्रॉपर्टी है, दूसरे डायमेंशन में अलग प्रॉपर्टी होती है, वो बॉडीज के स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट होता है। फैक्ट है, अगर हर डायरेक्शन में अल्फा सेम है तो आइसोट्रोपिक, हर डायरेक्शन में अल्फा अलग अलग है। मतलब इसका मतलब क्या है? मान लो, फीलिंग लो, एक क्यूब है, ठीक है ना, मैंने क्यूब को गर्म किया, तापमान बढ़ाया, तो पता चले ये वाली लेंथ 1% बढ़ गई, ये वाली लेंथ 3% बढ़ गई, ये वाली लेंथ 4% बढ़ गई। तो हर डायमेंशन, हर एरिया एक्स एक्सिस में अलग टाइप चल रहा है, वाई एक्सिस में अलग चल रहा है, जेड एक्सिस में अलग चल रहा है। तो ये बॉडी कौन सी हो जाएगी? एनआइसोट्रोपिक। और जिसमें सब जगह यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, सब में सारे डायमेंशन 1% बढ़ गए, ये सारे डायमेंशन 2% बढ़ गए, वो कौन सी बॉडी होगी? Isotropic. इज इट ओके? Yes. तो मैं जनरल sir. केस करवा रहा हूँ, जनरल केस करवा रहा हूँ, क्योंकि आईआईटी में लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था जनरल केस पे, तो हमें पता होना चाहिए जनरल केस में क्या करना है। मान लो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक डायमेंशन ए, एक डायमेंशन बी है, at temperature theta naught. Now this was heated. Obviously, A became A dash, B became B dash. हाँ जी, अपने को बीटा निकालना है, अपने को क्या निकालना है? बीटा। अब A dash जो है, क्या वो A 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा होगा? एक सेकंड यार, होल्ड करना। हेलो, हाँ बाहर रख दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, बी डैश क्या होगा? बी 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा होगा कि नहीं क्लास? बोलो यार। Yes, sir. अब जो नया, अच्छा ओरिजिनल एरिया क्या था? ए बी। नया एरिया क्या होगा?
ए डैश बी डैश क्या आएगा, ए बी 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, ठीक है ना। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये आ जाएगा प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा थीटा स्क्वायर। अब जो अल्फा 1 अल्फा 2 होते हैं इनका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10 टू द पावर -4 -5 का ऑर्डर, तो इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं। तो नया एरिया क्या आ गया, ए बी 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, ये आ गया। बोलो यार, Yes, sir. डेल्टा ए क्या आएगा, Yes, ए sir. डैश माइनस ए नॉट क्या आ जाएगा, ए बी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। डेल्टा ए अपॉन ए नॉट क्या आ गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। बीटा क्या होता है, डेल्टा ए बाय ए नॉट 1 बाय डेल्टा थीटा, क्या आ गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 आ गया। बोलो, Yes, sir. ये सारा तामझाम स्कूल के लिए मैंने सिखाया है, अदरवाइज तो देखो एरिया ए बी है, ध्यान से देखना, चेंज इन एरिया अपॉन एरिया, चेंज इन ए अपॉन ए प्लस चेंज इन बी अपॉन बी हो जाएगा। अब देखो चेंज इन एरिया अपॉन एरिया क्या होता है, बीटा डेल्टा टी डेल्टा थीटा, ये क्या होता है अल्फा 1 डेल्टा थीटा, ये क्या होता है अल्फा 2 डेल्टा थीटा। बोलो डेल्टा थीटा काट दो, बीटा क्या आ गया, याद है एरर वाला मेथड, Yes, sir. एरर Yes, मेथड sir. फॉर स्मॉल चेंजेस। और वो तो मैंने बता ही दिया कि अल्फा जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -5, इतनी छोटी चीज को तो इग्नोर कर सकते हैं ना। हाँ जी, अल्फा डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बोलो यार, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. तो एरर Yes, वाले sir. मेथड से भी हम डायरेक्टली देख सकते थे, ठीक है ना। इफ आइसोट्रोपिक बॉडी है, और बाय डिफॉल्ट सारी बॉडीज आइसोट्रोपिक होंगी, इफ आइसोट्रोपिक बॉडी इज कंसिडर्ड देन बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होगा, है ना, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 एक ही अल्फा होगा उसका तो हर जगह, तो बीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2 अल्फा के बराबर आ जाएगा। एनी वन हैज एनी प्रॉब्लम, बोलो यार। No, sir. No, sir. इसी तरह हम देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, in many books it is written as spatial expansion also, इसका सिंबल होगा गामा। तो आप समझ पा रहे हो किसी बॉडी का वॉल्यूम वी नॉट है एट टेम्परेचर थीटा नॉट, आपने उसको गर्म किया, क्या होगा जी, थीटा प्लस डेल्टा थीटा की आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो गामा कैसे डिफाइंड होगा, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर चेंज इन टेम्परेचर। यस, डेफिनेशन क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. एसआई यूनिट क्या आएगा इसका भी, डेल्टा सी टू द पावर -1 या केल्विन टू द पावर -1, वो आप समझ लेना आप कहाँ से आ रहा है। और अगर कोई क्यूब टाइप बॉडी गिवन है मान लीजिए, ठीक है ना, उसका एक डायमेंशन में अल्फा 1 है, एक डायमेंशन अल्फा 2 से वेरी करती है, एक डायमेंशन अल्फा 3 से वेरी कर रही है, कैन यू प्रूव गामा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। बोलो कर सकते हो, Yes, sir. अभी करो, मेरे को 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ, प्लीज ट्राई दिस ऑन योर ओन, अभी करो सब लोग, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट।
हाँ जी, हो गया प्रूफ? Yes, sir. ठीक है ना, मैं वॉल्यूम दिखा देता हूँ, ए बी सी होगी, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम क्या होगा? एरर मेथड से देख सकते हो, स्कूल वाला मेथड तो मैंने पहले करा ही दिया कैसे करना है। तो ये हो जाएगा गामा डेल्टा टी, ये हो जाएगा अल्फा 1 डेल्टा टी, ये हो जाएगा अल्फा 2 डेल्टा टी, हो जाएगा अल्फा 3 डेल्टा टी। तो गामा क्या आ जाएगा? क्लियर है? अगर आइसोट्रोपिक बॉडी हुई, आइसोट्रोपिक बॉडी हुई तो क्या आएगा क्लास? गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ जाएगा। Yes, sir. यस, Yes, sir. Yes, sir. सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत? जो गामा है ये लिक्विड्स के लिए भी डिफाइंड है, तो इट इज डिफाइंड फॉर सॉलिड्स एज वेल एज फ्लूइड्स, सबके लिए जी। एनीवन इज एनी प्रॉब्लम? सर तो समझ आ क्यूब गया के यार। लिए गामा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 होगा। क्यूब के लिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, हाँ सही तो है। क्या कह रहे हो आप? मैं तो आवाज समझा नहीं आपकी। इससे मेरे को लगा वो क्वेश्चन है। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? गामा, अल्फा, बीटा, गामा, ये तीन कौन सी बीमारियां हैं, कैसे इनके साथ डील करना है? एनीवन इज एनी प्रॉब्लम टिल हियर? बताओ, कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई होप समझ आ गया थर्मल एक्सपेंशन से होता क्या है। बॉडी एक्सपैंड कर जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज हम पढ़ लेते हैं, कॉल्ड एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पढ़ा होगा, सुना होगा आपने, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। पहले ये देख लेते हैं, फिर उस पर बाकी थ्योरेटिकली और चीजें बढ़ाते हैं। तो वाटर के साथ जो चीज देखी गई है, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यहाँ पर है 1 लीटर, और ऐसे 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 यहाँ पर है 1.000134 लीटर, 1 डिग्री सेल्सियस 2 3 4। तो अगर आप 1 लीटर पानी एट 4 डिग्री सेल्सियस लोगे, उसको गर्म करोगे, तो डेफिनेटली वो एक्सपैंड करेगा। लीनियरली नहीं करता, थोड़ा अजीब सा करता है। दूसरी जो चीज है, उसको ठंडा करोगे तो भी वो एक्सपैंड करता है। ये वाटर की प्रॉपर्टीज है। अगर आप इन जनरल ग्राफ बनाओगे ना वाटर का, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ वाटर का, तो कुछ ऐसा बनता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो ग्राफ है, इसको अगर जूम करके देखेंगे तो ऐसा दिखता है। बहुत थोड़ा सा चेंज है, मतलब यहाँ पर जो गामा है नेगेटिव है, कैन यू सी? यहाँ पर जो गामा है पॉजिटिव है। आप आइस को गर्म कर रहे हो, एक्सपैंड करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और ये तो आपने घर पे बहुत बार किया होगा, बोतल पूरी भर के फ्रीजर में रखी होगी, सुबह फटने की आवाज आई होगी, या सुबह तक फट गई होगी बोतल, या रात को बड़म की आवाज आई होगी, पक्का आई होगी। Yes, sir. तो फिर Yes, sir. पहली बोतल, ठीक है ना। और गलती से अगर आपने वो टप्पर वेयर वाली जो मम्मी की बोतल है, वो जिसके सिंग सा लगा होता है, अगर वो आपने फाड़ी है, तो पक्की उस दिन समझ आ गया होगा मम्मी को किससे ज्यादा प्यार है। यस सर। Yes, मैं तो, sir. मुझे तो उस दिन फील हुआ मैं अडॉप्टेड हूँ। मैं तो सही बता रहा हूँ, दैट वाज द डे आई रियलाइज आई एम अडॉप्टेड। क्योंकि रात को 2 बजे ब्लास्ट की आवाज आई, ब्लास्ट की आवाज आई, मतलब फ्रीजर में से। एंड माई मदर गॉट कंफ्यूज व्हाट हैज हैपेंड, शी रैन आउटसाइड लुकिंग एवरीवेयर हियर एंड देयर, एंड आई गॉट स्केर्ड। मुझे क्योंकि पता था घर में एक ही चेंज मैंने की है, मैंने बोतल रखी है फ्रीजर में छुपा कर, फिर सुबह निकाल लूंगा। एंड माई फादर, बीइंग माई फादर, ही केम इनटू माई रूम, सॉ मी, मैं पसीने पसीने था, वो समझ गए भैया इसी ने किया है। एंड उसके बाद इंजीनियर आदमी ने समझ लिया कि एक्सपेंशन से आवाज फ्रीजर में से है, उन्होंने फ्रीजर खोला। बस उसके बाद ना मुझे याद नहीं है, थोड़ा आई पास्ड आउट, ब्लैक्ड आउट आई थिंक, से। तो इस
एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बहुत बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये जिसने क्यों है हम समझ सकते हैं। एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्यों होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, बॉन्ड बन जाता है, क्रिस्टल सर्किट वो लैटिस सा बन जाता है, जब जमती है तभी आइस में थोड़ी एयर ट्रैप हो जाती है ना, आइस के जो स्ट्रक्चर बनता है, आपने सुन पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत, Yes, हाइड्रोजन sir. बॉन्डिंग है ना। सो यू नो Yes. ड्यू टू दैट इट इज लेस देन वाटर। नाउ इसके बहुत बहुत ज्यादा फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है जो हमने सोचा नहीं है। देखो जिसने भी वाटर का स्ट्रक्चर बनाया, जैसे भी बनाया, बनाया नहीं बनाया बात अलग है, but ice floats on water. Solid of water floats on water. That never happens for any other liquid. For all other liquids, their solid sinks because solid is more dense than the liquid form. But ice floats on water. Now, what happens due to that? Whenever you are supposed to cool a drink, आपने कोक में आइस डाली, अगर आइस नीचे चली जाती तो पूरा कोक कभी ठंडा ना होता। सोचो, एक सिंपल प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ ड्रिंक यूजिंग आइस क्यूब्स वुड नॉट हैव हैपेंड, क्योंकि जब आप पानी में आइस क्यूब डालते हो, आइस फ्लोट करती है। इसके वजह से क्या होता है, आइस के आसपास वाला पानी ठंडा होता है, वो नीचे जाता है, गर्म पानी ऊपर आता है और एक कन्वेक्शनल करंट सेटअप हो जाता है। कन्वेक्शन तो आपको पता है ना, मूवमेंट, जिसकी वजह से पूरा ग्लास कूल्स डाउन। अगर आइस नीचे चली जाती कूल, तो सिर्फ यहाँ का पानी कूल होता, ऊपर वाला गर्म रहता। छोटे छोटे इंप्लीकेशंस हैं और कितना फर्क पड़ गया देखो। और सुनो, ओशंस में जब भी ठंड ज्यादा होती है, बर्फ जम जाती है, बर्फ ऊपर रह जाती है, गर्म पानी नीचे चला जाता है, तो जितनी भी आपकी एक्वेटिक लाइफ है वो सारी बच जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी सबसे डेंस होता है, तो नीचे वाला पानी वार्म रहता है, वहां पर वो बच जाते हैं, आइस ऊपर बनती है। अगर आइस नीचे से बनना स्टार्ट कर जाती तो आप समझ सकते हो ना, सारी एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती ड्यूरिंग आइस एजेस। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटेलिजेंट डिजाइन। हु डिजाइंड इट वी डोंट नो, बट it has applications। clear है सबको यार? तो anomalous expansion of water, now it also causes some other design problems in all the countries where there is a possible of sub-zero temperatures। जितनी भी पानी की पाइपलाइंस हैं उनको कभी भी पूरा नहीं भरा जाता, क्योंकि पता चले रात को टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया, क्योंकि सडनली ड्रॉप हो जाता है इन कोल्डर रीजन्स। and what will happen, ice will expand on forming, है ना, water expands on forming ice। so क्या होगा, पाइप फट जाएगी। तो उनको हमेशा थोड़ा सा खाली छोड़ा जाता है। यही ट्रिक आपने सीखी होगी कि बोतल पूरी मत भरो, बर्फ बनाने के लिए थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दो, फिर नहीं फटती। अगर एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया होगा, अगर टप्परवेयर की बोतल फाड़ी है फिर तो भाई आप बहुत ज्यादा पिटे होगे, फिर तो आपने फ्रीजर की तरफ ही 2-3 साल नहीं देखा होगा ट्रॉमा की वजह से, ठीक है ना। अगर कई लोग होते हैं ना जिन पे ट्रॉमा का कोई असर नहीं होता, मेरे जैसे, जिन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, दोबारा फिर फटी Yes, बोतल, sir. फिर फटाई हुई, मतलब 5-6 बोतलों बाद समझ आया। फिर मेरे से एक्चुअली टप्परवेयर बोतल यूज करने के राइट्स ही छीन गए थे घर पे। आई वाज मेड टू, वो जो कोक की बची हुई बोतल होती है ना, वो पिए, उससे पानी पिए कर। चल, टप्परवेयर का बर्तन को छूना अलाउड नहीं है। जैसे घर में रखते हो तो साइड पे कुछ बर्तन रख देते हैं ना कि ये जो कोई गेस्ट आएंगे या बाहर से कोई आएंगे उनके लिए है, वैसे ही मेरे के जमीन पे रखे हुए थे मेरे। जैसे घर पे पेट होता है उसके बर्तन अलग होते हैं ना, वैसा वाला हाल था। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो गामा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में गामा नेगेटिव होता है एंड प्लस 4 डिग्री सेल्सियस पे गामा पॉजिटिव होता है ड्यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड दिस हैज वाइड रेंजिंग इंप्लीकेशंस दैट वी ऑल नो। हाँ जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर जैसे जब हम साइकिल में हवा भरते हैं टायर में, तो हमें ये बोला जाता है कि पूरा मत फिल करना टायर। तो इज इट बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली? नो, टायर में पानी थोड़ी है। वो इस वजह से बोला जाता है कि अगर आप टायर में बहुत ज्यादा हवा भर दोगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपैंड करके फट जाए। कभी आपने शायद टायर फटता हुआ नहीं सुना होगा, बट आई हैव सीन ये, आई हैव ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट। मैंने बहुत ज्यादा हवा भर दी थी, टायर फट गया था। और जब टायर फटता है ना, जो आवाज आती है भाई साहब, बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। बहुत जोर के फटता है टायर, मतलब पता चल जाता है फटने वाला है, बस बट सर आपके अगली ऐसे दिवाली। नहीं, इतना आसान भी नहीं होता। यू रिक्वायर वेरी हाई प्रेशर एयर, देन इट मतलब फट जाता है। और आपका साइकिल की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी हो ना, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल टायर्स में ना हवा लीक हो जाती है साइड से। मेरे पास बहुत अच्छा साइकिल था, मैंने उसका टायर फाड़ के सब सीखा हुआ है।
मानना मैंने किसी की बात नहीं, आप मान लेना, बेवकूफियां मत करना मेरी तरह। Yes, तो sir. एक कॉन्सेप्ट समझ आया, एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। लिक्विड्स में भी एक्सपेंशन तो होता है, बट वाटर है उसका जो एक्सपेंशन है बहुत ज्यादा टेढ़ा है। अब हमने एक बात बोली, किसी बॉडी को गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या ऑब्वियस बात है उसकी डेंसिटी घटेगी? क्योंकि मास तो कांस्टेंट रहना चाहिए, टोटल अमाउंट ऑफ मैटर तो सेम Yes, रहना चाहिए। Yes, sir. m1 इक्वल टू m2 रखना है, टेम्परेचर T1 पे, टेम्परेचर T2 पे। तो इसका मतलब क्या है, V1 ρ1 शुड बी इक्वल टू V2 ρ2। हमने पढ़ लिया V2 क्या है, V1 1 प्लस गामा डेल्टा टी, अभी पढ़ा। तो इसका मतलब डेंसिटी 2 क्या है, डेंसिटी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यस, विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, अगर आप ध्यान से देखो कहां से आया, बायनोमियल एक्सपेंशन से आ जाएगा ना, गामा डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है। बोलो यार, आ जाएगा ना, ऊपर जाएगा। Yes, sir. पर मैं बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं उनको ना इससे सॉल्व किया जाता है। सो ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला कोई बोल दे ड्राइव कर देंगे, बट यूज यही करना आप, प्लीज यूज दिस, ठीक है ना, अनटिल अनलेस आपको लगे कि वो कर रहा है, यूज दिस, ठीक है ना। ये भी ठीक है, अप्रोक्सीमेट है, ये ज्यादा सही है। क्लियर है, और इसी से ही क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? कहने का मतलब क्या है, अगर आप किसी चीज को गर्म करोगे, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसका इम्प्लीकेशन ये भी तो है उसकी डेंसिटी घट रही है, क्योंकि हमने देखा ना इंटर एटॉमिक स्पेसेस बढ़ रही हैं, तो ओवरऑल फ्री स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है ना। ओवरऑल फ्री स्पेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल गो डाउन। यस, एंड वी हैव सीन दिस, मतलब वेरी मच हमने देखा है, गर्म लिक्विड ऊपर आता है, हॉट लिक्विड नीचे जाता है, एंड ये डेंसिटीज का उलटफेर होना ही इज द रीजन ऑफ कन्वेक्शन। बोलो, अगर डेंसिटीज चेंज ना होती गर्म करने पर, तो बाइंड फोर्सेस चेंज ना होती, बाइंड फोर्सेस चेंज ना होती तो कन्वेक्शनल करंट ही ना चलता। हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, गर्म हवा राइज अप, कोल्ड एयर फॉल्स डाउन, यस और नो? ये yes, सारे sir. जो कन्वेक्शनल Yes, करंट sir. चलते हैं, ये डेंसिटी की वेरिएशन पे तो चलते हैं। अगर गर्म करने से डेंसिटी वेरी ना करती तो बाइंड फोर्स में चेंज ही ना आता, तो ना तो ओशियानिक करंट्स चलते जो हमारे पूरे पृथ्वी का जो वेदर है, ठीक है ना, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। वेदर कंट्रोल सारा आपका ओशियानिक करंट्स और विंड करंट से होता है, तो वो तो तभी कंट्रोल होता है क्योंकि डेंसिटीज वेरी करती है। हवा, गर्म हवा हल्की होती है, राइज करती है, फिर ठंडी हवा आती है उसकी जगह लेने, ठीक है ना। घर में खिड़कियों की प्लेसमेंट भी अकॉर्डिंगली होती है, एग्जॉस्ट ऊपर रखा जाता है, खिड़की नीचे रखी जाती है ताकि गर्म हवा ऊपर जाए और एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाए और ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ जाए। आई होप यू नो दैट स्ट्रक्चर, एंटायर थिंग, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो अगर ये ना होता तो डेफिनेटली बाइंड फोर्स में चेंज ना आता, डेंसिटी का चेंज हुआ, जो लो डेंसिटी वाला फ्लूइड है ऊपर चला जाता है, हाई डेंसिटी वाला नीचे चला जाता है, ये हम पढ़ रखा है बाइंड फोर्स। और बाइंड फोर्स ना होती तो कन्वेक्शन करंट ना होता। और अच्छा, एक और बात समझो, बाइंड फोर्स को कॉज करने वाली ग्रेविटी है। बाइंड फोर्स क्यों पैदा होती है, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस होता है लिक्विड में। प्रेशर का डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि ऊपर वाले लिक्विड का भार नीचे वाले लिक्विड पे पड़ रहा होता है, उसको रोकने के लिए नीचे प्रेशर ज्यादा करना पड़ता है। यस और नो, डेरिवेशन ऑफ प्रेशर। Yes, sir. Yes, sir. if gravity is eliminated there will be no convectional current, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से बाइंड फोर्स लगती है, फिर डेंसिटी, टेम्परेचर चेंज की वजह से डेंसिटी चेंज होती है, उस डेंसिटी चेंज की वजह से बाइंड फोर्स का जो पैदा होना है दैट कॉजेज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कहां से पैदा होती है, देखो दो जगह से, एक तो वेरिएशन इन डेंसिटी ड्यू टू टेम्परेचर, एंड सेकंड ग्रेविटी। कॉन्सेप्ट समझ आया? हालांकि कन्वेक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको चीजें जुड़ती हुई समझ आ रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. बोलो यार, anyone has any problem? No, sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को समझ आ गया? बोलो यार, ये थर्मल एक्सपेंशन, ये सारे फंडे समझ आ रहे हैं ना यार, इजी है। Yes, sir. Sir. ठीक है ना। अब जो हम
सपोज ये एक YouTube है, ठीक है ना, एक साइड इसको आइस बाथ में डाल दिया, ठीक है ना, पूरे डाल देते हैं यार, ठीक है ना, ये पूरी साइड को आइस बाथ में डाल दिया, आइस बाथ, और दूसरी साइड का टेम्परेचर मान लो कर दिया T डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर हमने कोई लिक्विड डाल दिया, कोई भी लिक्विड डाल दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों साइड की डेंसिटी सेम नहीं रहेगी ना, दोनों साइड्स की डेंसिटीज नहीं सेम रहेंगी, बोलो। यस सर। तो अगर इधर वाली साइड हाइट h1 है, इधर वाली साइड हाइट h2 हो जाएगी। हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे, बॉटम में तो सेम ही लिक्विड है, बॉटम का प्रेशर सेम होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से प्रेशर क्या आएगा, P0 प्लस ρ1gh1 इज इक्वल टू P0 प्लस ρ2gh2। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ρ1gh1 इज इक्वल टू ρ2gh2। अब ρ2 जो है, क्या वो ρ1 1 प्लस गामा T माइनस 0 होगा? अभी बताया मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाता है। अरे बोलो यार। यस सर। तो T तो माइनस 0 कैसे? इधर का टेम्परेचर T, इधर का 0 है, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ देवी? 0 में कितना ज्यादा हुआ, T डिग्री सेल्सियस। यस सर। तो पुट कर दो, क्या आ गया, ρ1h1 इज इक्वल टू ρ1h2 बाय 1 प्लस गामा T। हाँ जी, तो H2 क्या आ गया, H1 1 प्लस गामा T। क्लियर है? डेल्टा टी लिखना, डेल्टा टी लिखना ना, एक ही बात है, अगर वो T1 T2 दे रखा है तो डेल्टा टी आ जाएगा, यहाँ पर 0 और T दे रखा था तो T आ गया, एक ही बात है। क्लियर है? तो डिफरेंस इन लेवल कितना आया, डिफरेंस इन लेवल्स H2 माइनस H1 कितना आ गया, H1 गामा T। देख पा रहे हो? क्लियर है? यस तो सर। अलग अलग टेम्परेचर Yes, पर sir. अलग अलग डेंसिटीज हो जाती है लिक्विड की। अगर आपने किसी यूट्यूब में अलग अलग टेम्परेचर पे लिक्विड रखा हुआ है तो लेवल सेम नहीं आएगा। हमने पढ़ा था लेवल सेम आएगा, यस। तो हर ऐसे लॉ में आपको याद होगा ना, ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम देन द लेवल्स इन बोथ साइड विल बी इक्वल। अब बात समझ आई? अब ऑल द फिजिकल कंडीशंस में टेम्परेचर भी तो सेम रखो, इधर गर्म का रखा था, ठंडा का रखा, फिर कह रहे हो लेवल सेम नहीं आया। नहीं आएगा भाई सेम, क्योंकि टेम्परेचर क्या रखा हुआ है आपने, अलग अलग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ जी, समझ आया यार सबको? यस सर। क्लियर? अब Yes, सपोज sir. इसको समझते हैं, ये कोई वेसल है, ठीक है ना, इट्स अ ग्लास वेसल, ग्लास इज अ सॉलिड, ठीक है। हमें ग्लास का अल्फा दे रखा है, अल्फा ग्लास, ठीक। उसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लो ये हाइट है h और एरिया ऑफ द वेसल है a, ठीक। ये जो लिक्विड है इसका गामा दे रखा है, क्योंकि लिक्विड्स का अल्फा तो होता नहीं है, पता है ना आपको। अब मैं, ये सारी कहानी टेम्परेचर T0 पे थी, मान लो मैंने गर्म कर दिया तो क्या होगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे हैं लिक्विड इन अ वेसल, इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लिक्विड इन अ वेसल। अगर आपने गर्म कर दिया, क्या बर्तन भी फैलेगा? कैन यू इमेजिन इट? लिक्विड भी फैलेगा, दोनों चीजें फैलेंगी। अरे बोलो यार। Yes, sir. तो ये हाइट भी चेंज होगी, ये एरिया भी चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, sir. ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या है बताएंगे? क्या H इंटू ए है?
फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या है? H डैश A डैश। हाँ या ना? लॉजिक समझ आ रहा है? Yes, sir. A डैश क्या होगा? A इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। हाँ या ना? इस बात को समझो। बीटा किसका? ग्लास का। बोलो क्लास। भाई बर्तन फैलेगा Yes. तो उसका बेस एरिया भी तो बढ़ेगा। बेस एरिया बढ़ने का जो रिलेशन होता है वो बीटा से आता है। कैन आई राइट इट लाइक दिस? कैन आई राइट इट लाइक दिस? आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस। Yes, sir. हमने बोला था ना बाय डिफॉल्ट हम तो आइसोट्रोपिक ही मानते हैं जब तक तुम बोलोगे नहीं एनाइसोट्रोपिक है। ओ बुजुर्गों, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Volume of liquid final will be original volume of liquid into 1 plus gamma liquid delta T. अरे आप भी ऐसा है। Yes, sir. Yes, sir. H Yes, dash sir. A dash is equal to H into A 1 plus gamma liquid delta T। हाँ जी। H dash into A into 1 plus 2 alpha glass delta T is equal to H into A 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। बोलो बुजुर्गों। तो H डैश क्या आ Yes, गया? sir. H इंटू Sir. Yes, sir. थल्ले चले जाएगा। अब थोड़ा सा मैथ खेल लेते हैं। ये इंटू 1 प्लस 2 अल्फा ग्लास डेल्टा टी की पावर -1। अब जितने लोग समझदार हैं उनको फटाफट समझ आ जाएगा ये क्या मैजिक हुआ है। इट्स मैजिक। और अगला मैजिक भी समझ आ जाएगा उन्हें। हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 0 ही लेंगे ना अपन। बहुत छोटी टर्म होती है वो। तो H डैश क्या आ गया? H 1 प्लस गामा लिक्विड -2 अल्फा ग्लास डेल्टा टी। नहीं, अब लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा किस पे डिपेंडेंट होगा? अगर ग्लास ज्यादा एक्सपैंड कर गया, सोचो अगर ग्लास ज्यादा फैल गया, इमेजिन करते हैं पहले ये ग्लास था, ठीक है ना, आपका बर्तन बुरी तरह फैल गया, ग्लास का पतीला बन गया, तो क्या हाइट गिरनी जाएगी? कैन यू फील इट? हाँ, एच डैश Yes, गिर जाएगा। sir. Yes. कैन यू फील दिस क्लास? हाँ, ऑब्वियस है। और अगर ग्लास नहीं फैला, लिक्विड ज्यादा फैल गया तो लेवल बढ़ जाएगा। अगर मान लो ग्लास उतना ही रहा, लिक्विड बहुत ज्यादा फैल गया तो हाँ हाँ हम समझ सकते हैं, तो फिर एच डैश बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग इट क्लास? Yes, हाँ जी। sir. क्या Sir. मैथमेटिकल रिलेशन में दोनों की फाइट दिख रही है Excuse me, sir. ना? अगर गामा लिक्विड 2 टाइम्स अल्फा ग्लास से बड़ा हुआ तो एच डैश एच से बड़ा आ जाएगा। गामा लिक्विड 2 अल्फा ग्लास से कम हुआ, एच डैश विल बी लेस देन एच। हाँ जी, लेवल राइजेस इस केस में, इस केस में लेवल फॉल्स। और अगर गामा लिक्विड 2 अल्फा ग्लास हुआ तो एच डैश इक्वल टू एच रहेगा, लेवल सेम रहेगा, भले ही दोनों एक्सपैंड कर रहे हैं। जितना लिक्विड एक्सपैंड कर रहा होगा उतना ही वेसल एक्सपैंड कर जाएगा, तो बराबरी रहेगा, आपको लेवल सेम मिलेगा। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो अब समझना इस बात को, अगर आप कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मेजर कर रहे हो, आपको पता है वेसल ने भी एक्सपैंड करना है, आपको पता है लिक्विड ने भी एक्सपैंड करना है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई जैसा मर्जी दिन हो, रात हो, मतलब समझ लो कोई भी दिन हो, मैं चाहता हूं मेरा लेवल सेम आए, तो आप दोनों का जो पेयर लोगे लिक्विड और बीकर का, ये वाला पेयर लोगे। हाँ जी, Yes, समझ पा sir. रहे हो ना? Yes, कभी sir. डिजाइन, आपको डिजाइन करने को बोला जा सकता है कि भाई टंकी में हमेशा लेवल ऑफ वाटर सही दिखे, भले ही पानी कम ज्यादा हो, लेवल ऑफ वाटर मुझे सही दिखना चाहिए। तो टंकी किस मटेरियल के अंदर पानी का, मतलब दैट मटेरियल कैन बी
chosen accordingly. Now this will always depend upon the design conditions. मैं पहले से आपको बताकर नहीं बेच सकता कि बड़ा हमेशा ये लेंगे वो लेंगे, हमेशा हर चीज की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। कई बार हमें क्या होता है, हम चाहते हैं वेसल एक्सपैंड ना करे, लिक्विड करता है तो करे। ज्यादातर केसेस में हम यही चाहते हैं, हमें पता होता है लिक्विड ने एक्सपैंड करना है, वो हम मेजर कर लेंगे, बर्तन ने एक्सपैंड, तो उस केस में अल्फा जी 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना यार? लिक्विड एक्सपैंड करेगा, लेवल बढ़ जाएगा, हम समझ जाएंगे कितना बड़ा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास एवरीवन? Yes, sir. हाँ जी बोलिए, देवी जी बोल रही थी कोई। सर वहाँ जो पावर थी -1, उसकी जगह आपने 1 - 2 अल्फा जी डेल्टा टी कर दिया। Binomial theorem. बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने Binomial बोला, theorem. मैंने बोला था ना, ये 1 + x⁻⁻1 हो गया ना। x बहुत छोटा है क्योंकि गामा डेल्टा टी मैंने बताया था बहुत छोटा, अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटे होते हैं। 1 + x⁻1 इज अप्रोक्सीमेटली 1 - x। पढ़ लिया हुआ है तो मैथ्स में भी अब तो मैंने तो करवाई हुई है बाइनोमियल एक्सपेंशन, डिस्कस भी हुई है क्लास में, एडीसी में भी थी, एसजी सर ने कराई थी। हाँ जी क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? Yes, sir. अब जैसे थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर में मान लो ऐसा हो जाए, अल्फा एल और 2 अल्फा जी बराबर हो जाए, गामा एल और 2 अल्फा जी बराबर हो जाए, आपको बुखार आ रहा है, लेवल सेम रह रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। भाई ग्लास भी एक्सपैंड करके मर्क्यूरी एक्सपैंड कर गई, एच डैश सेम, वो वहीं पे खड़ा है टेम्परेचर, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। आप चाहोगे ना ग्लास एक्सपैंड ना करे, मर्क्यूरी एक्सपैंड करे, ताकि लेवल बढ़े और वो लेवल बढ़ता हुआ टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखे आपको। क्लियर है ना? उसमें आप कभी नहीं चाहोगे ग्लास एक्सपैंड करे, क्योंकि अगर ग्लास भी एक्सपैंड कर गया तो ये समझो ना, ये थर्मोमीटर है, ये लाइनें हैं, अगर ये लाइनें बड़ी बड़ी हो गई तो व्हाट विल हैपन, मरकरी वहीं दिखेगी आपको, फिर मरकरी का जो उछाल है वो कम दिखेगा। आप वो नहीं चाहोगे, आप चाहोगे ग्लास ना बढ़े, वो बढ़ जाए चाहे मरकरी, ताकि हाई लेवल पे चली जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? इसके बाद एक चीज ये भी आती है, इफेक्टिव एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। सपोज एक वेसल पूरा भरा हुआ है लिक्विड से, ठीक है ना, वेसल का अल्फा वेसल और लिक्विड का गामा लिक्विड दे रखा है, ठीक है ना, ये वेसल का है, सॉलिड का होता है, और ये लिक्विड है, इनर कैविटी की बात हो रही है, उसका वॉल्यूम है V0। अब ये टेम्परेचर T0 की कहानी है, एट T0 + डेल्टा टी वेसल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नहीं, और लिक्विड का वॉल्यूम ये हो जाएगा, बोलो। तो apparent एक्सपेंशन इन लिक्विड क्या होगा, बोलो। अपने को तो यही फील होगा ना, सोचो जरा, इस बात को समझो। apparent एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड क्या होगा? अगर लिक्विड बर्तन से ज्यादा फैल गया तो ओवरफ्लो कर जाएगा, आपको वही दिखेगा। अगर दोनों बराबर बराबर फैले, आपको लगेगा फैला ही नहीं। अपेरेंट की बात कर रहा हूं मैं, मेजरमेंट की बात नहीं कर रहा। आपको क्या फील होगा? अगर मान लो आपका लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड हो गया तो स्पिल ओवर कर जाएगा। हाँ जी, अगर Yes, sir. लिक्विड कम एक्सपैंड हुआ तो लेवल गिर जाएगा, और अगर दोनों बराबर बराबर एक्सपैंड हुए तो आपको फील ही नहीं होगा कुछ, आपको लगेगा अरे नहीं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर अपेरेंट की बात कर रहा हूँ। अपेरेंट एक्सपेंशन क्या होगा? लिक्विड का एक्सपेंशन माइनस वेसल का एक्सपेंशन। कितना आ रहा है वो? V0 इंटू अल्फा लिक्विड माइनस 3 अल्फा V डेल्टा टी। यस, Yes, sir. तो अगर गामा लिक्विड ग्रेटर देन 3 अल्फा V हुआ, ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर गामा लिक्विड 3 अल्फा V से कम हुआ तो लेवल गिर जाएगा। हाँ जी, ये फुली फिल के लिए, पिछली बार पार्शियली फिल था। और अगर गामा लिक्विड 3 अल्फा V बराबर हो गया, नो चेंज इन लेवल, नथिंग ओवरफ्लोज, और लेवल भी सेम रहता है। बोलो क्लास, समझ आया? हाँ जी बुजुर्गों।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैथमेटिकली इक्वेशन है, खेल खेल के आप काम कर सकते हो। समझ आ रहा है सबको यार? Yes, sir. Yes, sir. Anyone has any problem with these type of questions? I hope you are getting it, what is happening, what is not happening. Yes, sir. एक क्वेश्चन लिखो। A glass vessel of 100 ml, a glass vessel of 100 ml is completely, आपको ये बुक उसमें मिल जाएगा नोट्स में, filled with mercury, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उधर ज्यादा मत देखना, at 25 डिग्री सेल्सियस, find the amount of mercury that overflows at 75 डिग्री सेल्सियस। अल्फा ग्लास दे रखा है, ये एग्जैक्ट डेटा ही है, और अल्फा मरकरी नहीं, अल्फा थोड़ी होगा, गामा होगा ना मरकरी का, तो गामा मरकरी दे रखा है ये। करो भाई सवाल। कितनी मरकरी बाहर आ जाएगी? ऑब्वियसली बाहर आएगी, आपको दिख रहा होगा गामा मरकरी 3 अल्फा ग्लास से काफी बड़ी है, ऑर्डर का ही फर्क है। तो बोलो, फील हो रहा है ये? Yes, sir. ठीक है ना? अगर हमने कोई फॉर्मूला नहीं रटना, हम चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल लेते हैं। कितना होगा? 100 1 प्लस 3 अल्फा ग्लास डेल्टा टी। चेंज इन मरकरी निकाल लेते हैं, मरकरी भी 100 थी, 1 प्लस गामा एच जी डेल्टा टी। ठीक है ना? चेंज इन मरकरी डेफिनेटली चेंज इन वेसल से ज्यादा है। ठीक है ना? देखो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, पहले 100 थे दोनों, मरकरी भी वेसल भी। ठीक है ना? फिर वेसल हो गया 101, मरकरी हो गई 105, तो ओवरफ्लो कितनी करेगी? 4 करेगी ना। लॉजिक समझे कि 1 ml तो 5 ml टोटल मरकरी फैली, एक तो बर्तन संभाल लेगा, बाकी 4 नहीं संभाल पाएगा, बाहर निकल जाएगी। लॉजिक समझ आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो जितना मरकरी का एक्सपेंशन ग्लास के एक्सपेंशन से ज्यादा हुआ है, वही ओवरफ्लो होगा। हाँ जी, तो ओवरफ्लो कौन सा होगा? चेंज इन मरकरी माइनस चेंज इन वेसल। उसको वेसल नहीं संभाल पाया, तो कितना आएगा? 100 इंटू गामा एच जी माइनस 3 अल्फा जी इंटू डेल्टा टी। सो कैन यू कैलकुलेट एंड गिव मी द आंसर इन mls? ऑब्वियसली आई थिंक ये 0.7 ml आता है अप्रोक्सीमेटली। करके देखना, आप सब कैलकुलेशंस करके देखो, अप्रोक्सीमेटली आता है। आ रहा है कि नहीं? कैलकुलेशन चाहिए मेरे को एग्जैक्ट। हेलो, Yes, sir. Yes, क्या sir. यही आंसर आ रहा है कि गलत लिखा है मैंने? मैं गलत भी लिख देता हूँ बहुत बार, आपको पता है अभी तो। को बोल रही नहीं यार, बड़े खराब हो तुम लोग। टीट हो टीट। क्या आ रहा है? 0.873. ये आ रहा है एग्जैक्ट।
दिस इज द आंसर। 1 ml भी नहीं, हल्की सी मरकरी बाहर आ जाएगी। ठीक है, मतलब कहने का एक बात ये भी समझो, ये जो अल्फा और गामा है ना, बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं है कि अगर छोटे स्तर पे देखोगे तो इनको इग्नोर भी किया जा सकता है, बट वो तो ठीक है, अब हम साइंटिस्ट लोग हैं, हमने भाई ज्यादा थोड़ा डेप्थ में जाना है, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर हो सकता है एक्सपेंशन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली आपको ना दिखे। छोटे स्केल की बात कर रहा हूँ, बड़े स्केल पे तो दिखती है। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स के बीच में हमें गैप देना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, क्यों देना पड़ता है? ताकि वो एक्सपैंड होके एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ जाएं, फिर टेढ़ी हो जाएंगे ट्रैक्स। इवन जब बिल्डिंग्स बनाते हैं, 2 बिल्डिंग्स जब 2 टावर बनते हैं, उनके बीच में भी गैप छोड़ा जाता है थोड़ा सा, ताकि गर्मी में थोड़ा सा एक्सपेंशन हो सके। आपके घर पे जो फ्लोरिंग है, मार्बल का जो पत्थर होता है, सिंगल एक बड़ा पत्थर नहीं लगाया जाता, पीसीज में लगाया जाता है। बीच में आपने देखा होगा वो व्हाइट सब मटेरियल डाला जाता है ना, फिलिंग। और आप नोट करना, अभी विंटर्स में ना वो जो फिलिंग है वो थोड़ी सी दब जाएगी, और समर्स में वो थोड़ी बाहर आ जाती है। इसका कैसे पता चलता है? विंटर्स में फ्लोर अपीयर्स टू बी थोड़ा ज्यादा गंदा, क्योंकि फिलिंग व्हाइट कलर की होती है, वो थोड़ी काली रह जाती है, अंदर चला जाता है, और समर्स में वो ज्यादा साफ हो जाती है। ये वुड हैव फेल्ट दैट। विंटर में जो फर्श होता है थोड़ा सा ज्यादा गंदा लगता है, क्योंकि वो फिलिंग्स दब जाती हैं, वो क्लीन नहीं होती इतनी अच्छी तरह, और समर्स में बाहर आ जाती है तो फिर उनका कपड़ा लग जाता है, साफ हो जाती है। बाकी ये तो समझने वाली बात है। थर्मल एक्सपेंशन का फंडा समझ आया सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या होती है थर्मल एक्सपेंशन एंड हाउ डज इट अफेक्ट अस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात समझो, सपोज कोई स्केल है, ठीक है ना, कोई स्केल है ना, उसमें ये 1 यूनिट है, लेट मी कॉल इट L0 एट टेम्परेचर T0। अगर ये एक्सपैंड कर गया तो ऑब्वियस है ना L0 बड़ा हो जाएगा। बोलो यार। अब मान लो मैं किसी रॉड को मेजर कर रहा था, 1 2 3 4, वो 4 L0 के बराबर थी। अब वही रॉड कम L0 के बराबर होगी ना, क्योंकि आपका स्केल बड़ा हो गया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? लॉजिक से समझ पा रहे हो? देखो, अगर L0 बड़ा हो गया, स्केल बड़ा हो गया, तो रीडिंग खराब आएगी। Yes, sir. क्योंकि यूनिट बड़ा हो चुका है। यूनिट बड़ा होता है तो नंबर छोटा हो जाता है ना, ये मैंने बताया था, n इंटू यू, है ना। यूनिट अगर बड़ा होगा तो नंबर छोटा हो जाएगा ना। बोलो यार। यस सर। तो स्केल किस टेम्परेचर पे मार्क्ड है? अगर उससे टेम्परेचर बढ़ा दोगे, आपकी रीडिंग कम आएगी कि ज्यादा आएगी? कम आएगी। लॉजिक समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठंडा कर दोगे तो रीडिंग ज्यादा आएगी, क्योंकि स्केल छोटा हो जाएगा। बोलो यस और नो। इज द लॉजिक क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो रीडिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? समझ गए ना, जो वैल्यू जहाँ पर टच कर रहा है वो चेंज हो जाएगी। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम विद दिस? लॉजिक समझ आया यार? एक क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डेटा भी वही। अ स्टील मेजरिंग टेप, ठीक है ना, अ स्टील मेजरिंग टेप, वो रोल करके आती है ना, एक टेप से आती होती है मेजरिंग टेप, इज Yes, sir. कैलिब्रेट एट, जिसे फीता बोलते हैं, फीता, at 50 degree Celsius. It measures a length to be 36 centimeter. Find actual length. ठीक, अगर अल्फा ऑफ स्टील ये दे रखा है, एक्चुअल रीडिंग 36 से ज्यादा होगी कम होगी? पहले तो मुझे ये बताओ। कम होगी यार, सर। कम होगी ज्यादा sir. ज्यादा होगी ना। 50 पे मेजर कर रहे Yes, हो, sir. स्केल फैला हुआ है। ये तो बताया मैंने यार, सारा ना गुड़ गोबर कर दिया करो तुम। 20 पे बनाकर ज्यादा 50 होगी पे मेजर करते हो sir. तो 50 पे कम दिखा रहे ना, मतलब 50 यस वाली जो यस। रीडिंग है वो Yes. कम हो चुकी है। Yes, sir. एक्चुअल Yes, रीडिंग sir. 36। ये पता है क्यों बता रहा हूँ मैं? छोटी छोटी चीजें क्यों बताता हूँ। मान लो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन 36 से ज्यादा है,
तो कोई बेवकूफी होगा उसको कैलकुलेट करेगा। 36 से बड़ी एक ही रीडिंग है, टिक करो, आगे बढ़ो। जब तक नन ऑफ दीज नहीं है ऑप्शन में, नन ऑफ दीज हो तो फंस जाएंगे, फिर तो करना पड़ेगा। अगर 4 ऑप्शन गिवन है और एक ही 36 से ज्यादा, उसको टिक करेंगे। बेवकूफी होगी उसको निकाल कर, हाँ सर मैंने निकाला था। थोड़ा सा लॉजिक भी यूज करना है। लॉजिक क्या है? ये स्मार्टनेस होती है। जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, पहले से आंसर, इसको ट्रिक नहीं बोलते, इसको स्मार्टनेस बोलते हैं, इसको समझ बोलते हैं। तो मुझे समझ आ गया ना भाई 36 से ज्यादा आना है, क्योंकि अभी स्केल फैला हुआ है। जब स्केल 20 पे जाएगा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, तो रीडिंग ज्यादा आएगी, खत्म। तो ज्यादा आनी चाहिए 36 से। निकालते कैसे बात की बात है। क्या कॉन्सेप्ट समझ गए? यस सर। बोलो। Yes. तो एट 50 डिग्री सेल्सियस, अब समझना, एट 50 डिग्री सेल्सियस हो क्या रहा है? ये रहा, ये 36 तक आपकी रॉड आ रही है, मान लो ये आ रहा है ना। अरे बोलो यार, यही हो रहा है ना, आपकी रॉड 50 डिग्री सेल्सियस पे 36 वाले मार्क से टच कर रही है, हो रहा है ना। ये जो डायमेंशन है, जो कि 1 सेंटीमीटर होना चाहिए था, ये 1 सेंटीमीटर नहीं होगा ना, ये 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। बोलो। एट 50 डिग्री सेल्सियस 1 सेंटीमीटर on the scale is actually how much? 1 into 1 plus alpha delta t। हाँ या ना? जब 50 पे चले जाओगे तो स्केल का 1 जो है वो 1 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? Yes, जितना sir. एक्सपेंड कर चुका होगा। कितना होगा? 1 into 1 यस plus सर। alpha into delta t, 30। So how much is it? 1.0036 centimeter. I think you can see. Now the rod is equal to 36 न्यू सेंटीमीटर्स। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड कितनी है? 36 इंटू 1.00036 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझे? 36 नए वाले यूनिट है जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़े हो चुके हैं। तो नए वाला यूनिट क्या था वो निकाल लिया, फैलकर कितना बनता है। तो आप कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 36.01296 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकली देखो 36 ही है। मतलब इतना तामझाम करने की कोई खास जरूरत थी नहीं, अनटिल अनलेस आप बहुत ज्यादा एक्यूरेटली कुछ मेजर कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब हम लोगों को ज्यादा, गरीबों को फर्क नहीं पड़ता। हम जो स्केल यूज करते हैं, तो ये नहीं कि मैडम को बोलेंगे मैडम सर्दियों में मेरा स्केल भाई छोटा हो गया, अभी गलत आ रही रीडिंग, इतना खास फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, कोई इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, कोई ट्रेन वगैरह, कोई आप हाई प्रिसीजन कोई बना रहे हो, फिर यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। अदरवाइज समझ रहे हो ना, आम आदमी की जिंदगी में ज्यादा कोई फर्क आने नहीं वाला इससे। क्या मेरी बात समझ गए? यस सर। Yes, sir. एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको करना हमने सीख लिया। एनसीईआरटी क्वेश्चन बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, हम कर देंगे, कोई खास बड़ी बात है नहीं इसमें। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सिंपल पेंडुलम। अब मान लो ये कोई वायर है, लेंथ एल की, टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g। मान लो ये टेम्परेचर थीटा नॉट पे था, आपने तापमान बढ़ाया और ये जो धागा था या वायर थी उसकी लेंथ बढ़ गई। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे? तो नया टाइम पीरियड क्या आएगा? 2π√L+Δ L/g। अब मुझे एक बात समझाना, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, सॉरी टेम्परेचर कह गया, टाइम पीरियड बढ़ जाए तो क्लॉक स्लो हो जाएगी, और अगर टाइम पीरियड घट जाए तो क्लॉक फास्ट हो जाएगी। Yes, sir. यस सर। Yes, यस sir. टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब ज्यादा टाइम ले रही है चक्कर काटने में, स्लो हो गई है। टाइम पीरियड घट गया मतलब जल्दी जल्दी चक्कर काट रही है, फास्ट हो गई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। जो T'/T है, क्या वो ये आएगा, जिसको मैं ऐसा लिख सकता
सकता हूँ, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा एंड अप्रोक्सीमेटली तो टी डैश क्या आ गया, बोलो यार, कैन वी राइट इट लाइक दिस? Yes, sir. चेंज कितना आया, Yes, sir. ये आ जाएगा। और अगर फ्रैक्शनल चेंज चाहिए तो ये आ जाएगा। अब आप कहोगे सर एरर वाले मेथड से सीधा ही आ जाता, हाँ ठीक है आ सकता था, बट मैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से लिख देता हूँ ना सारा, जैसा उन्होंने कर रखा है, ये आ गया। इज इट ओके? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल्टा टी बढ़ेगा बट स्लो होगी घड़ी, अगर टेम्परेचर घटाओगे डेल्टा टी घटेगा बट घड़ी फास्ट होगी, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. डेल्टा टी विल बी पॉजिटिव, डेल्टा टी विल बी नेगेटिव। चेंज नेगेटिव का मतलब फास्ट, चेंज पॉजिटिव का मतलब स्लो। क्या ये बात समझ पा रही हूँ? तो स्लो में Yes, क्या sir. होगा, फास्ट में क्या होगा, ये हम पहले से ही समझ सकते हैं। क्लियर है? बोलो यार, एक क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल पेंडुलम, simple pendulum has a brass wire, ठीक है ना, calibrated at 25 डिग्री सेल्सियस। हमें ये दे रखा है कि अल्फा ऑफ ब्रास ये होता है पर केल्विन। फाइंड द टाइम लॉस्ट या गेन्ड, वो आपने बताना है, बाय द वॉच इन 1 डे एट 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है, करो। पूरे दिन में घड़ी कितना टाइम गेन करेगी या लूज करेगी? लूज करने का मतलब स्लो कितना हो गई, गेन करने का मतलब कितना फास्ट हो गई, समझ लो ना। एक दिन के बाद पता चले एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपकी घड़ी 25 घंटे बता रही है, तो गेन कर लिया ना समय, 1 घंटा पता नहीं कहाँ से क्रिएट कर दिया। और अगर 24 घंटे खत्म होने के बाद आपकी घड़ी 18 घंटे बता रही, तो 6 घंटे कहाँ गए भाई मेरे? ठीक है ना, उसने गलत टाइम दिखाया, 6 घंटे गायब भी कर दिया आपके जीवन के। समझ गए? स्लो घड़ी लूज करती है, फास्ट घड़ी गेन करती है। क्या ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. बाकी तो देखो अंग्रेजी है, करो अब। हाँ जी, क्या निकालना है? चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन टाइम पीरियड पूरे दिन का कितना समय होता है, कितने सेकंड होते हैं? हाफ अल्फा, अल्फा कितना है? 2 × 10⁻⁵ इंटू डेल्टा टी कितना है? 15। ठीक है ना, ये डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है। तो चेंज इन टाइम पीरियड कितना आया पूरे दिन के भर, पूरे दिन भर में कितना आ गया, निकाल सकते हो ना? बोलो यार, कितना आ रहा है क्लास? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. फिर आंसर कौन बताएगा?
12.96 सेकंड आ रहा होगा आंसर, देखना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लॉस्ट क्योंकि स्लो चल रही होगी ना, लॉस हो गया ना। 12.96 सेकंड प्रतिदिन आपकी घड़ी लूज करती जाएगी। हाँ जी, Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ आ गया आई थिंक, होपफुली आ ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी को रिलेटेड। ये दोनों क्वेश्चन जो कराया है ये भी मेंस में आया हुआ है, और जो अगला कराने वाला हूँ वो भी मेंस एडवांस दोनों में आया हुआ है। मतलब पहले एडवांस में आया तो फिर मेंस में भी आ गया। ठीक, ए वॉच बेस्ड ऑन सिंपल पेंडुलम loses, ये क्या बन गया भाई, loses 10 seconds in a day when outside temperature, या when the temperature is 40 degrees Celsius, and gains 5 seconds a day when the temperature is 25 degrees Celsius. Find temperature at which the watch has no error, या temperature for which the watch was made, या calibrated, whatever you want to say। भाई जी, भाई 40 वाले दिन पे 10 सेकंड पूरे दिन में उड़ जाते हैं, 25 वाले पे 5 सेकंड बढ़ जाते हैं, तो जो टेम्परेचर होगा वो 25 और 40 के बीच में ही होगा ना यार। 25 से थोड़ा गर्म, 40 से थोड़ा ठंडा। Yes, sir. लग कर लो भैया। इसको करने के ना कुछ कुछ ढंग है। लेट द टेम्परेचर बी इक्वल टू z, जान के z ले रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। एट 40 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड क्या आएगा, हाफ अल्फा 40 माइनस z आएगा। एट 25 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा z माइनस 25 आएगा। ये समझ सकते हो? हाँ जी, 40 z Yes, से sir. ज्यादा Yes, होगा और sir. z से कम होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि हम खुद सोच लें z 40 और 25 के बीच में लाई करेगा, जो कि लॉजिक से सोच सकते हैं। एक आदमी का नहीं, मैंने नहीं सोचना जी, मैं नहीं करूंगा, तो भाई सिंपल है, फिर ये लिख दो z माइनस 40। ठीक, लूज करने का मतलब माइनस हो गया, तो यहाँ पर लगा दो -10 क्योंकि लूज कर रहा था ना यहाँ पे, और गेन को लिख दो +5। ठीक है ना, बिना सोचे समझे कर दो तो भी यू विल गेट द सेम आंसर। अब दोनों देखो, रेशियो ले लो, 5 बाय -10 is equal to z minus 25 by z minus 40. Once you solve, you will get your answer. 50 minus 2z आ जाएगा, हाँ 30 आ जाएगा। ठीक है, Yes. तो ये या तो प्लस माइनस लगा लो या मैग्नीट्यूड दे लो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, अगर आपने ऐसे नहीं करना था तो आप क्या करते, और डेल्टा टी बाय टी का मॉड आप लिखते हाफ अल्फा 40 माइनस जेड, और उधर क्या लिखते, डेल्टा टी बाय टी का मॉड हाफ अल्फा जेड माइनस 25। आप देख सकते हो ना, एक में प्लस माइनस लगाना है, अगर इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहे हो फिर तो प्लस माइनस लगाओ, और अगर खुद से सोच रहे हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर प्लस माइनस लगाने की जरूरत है। यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो मेरे को तो ये लगता है ये ज्यादा ठीक है, हमेशा z माइनस लिख दो और प्लस माइनस सोच लो यार, गेन और लॉस को, या जैसे भी है यार, समझदार तो आप हो, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। हाँ जी बुजुर्गों, क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो थर्मल एक्सपेंशन का जो इफेक्ट पड़ा हमारा उस पे टाइम, ये था सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे, वो भी हमने जान लिया। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? No, sir. नेक्स्ट No, एप्लीकेशन sir. of thermal expansion is a bimetallic strip. very 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 important. यही आपके गीजर्स में टक 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 की आवाज आती है ना, जो ऑटो कट ऑफ हो जाता है, यही उसका कारण है। ये एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, ठीक है ना। बायोमेटेलिक स्ट्रिप का मतलब दोनों मटेरियल्स का अल्फा अलग अलग है, ठीक है ना। अगर अल्फा 1 मान लो ग्रेटर देन अल्फा 2 है, ये टेम्परेचर थीटा नॉट की कंडीशन है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, नो व्हाट विल हैपन, ऊपर वाली रॉड ज्यादा एक्सपैंड करेगी क्योंकि जिसका अल्फा ज्यादा वो एक्सपैंड ज्यादा करेगी, और नीचे वाली रॉड कम एक्सपैंड करेगी। यस। Yes, sir. तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऊपर वाली रॉड ज्यादा एक्सपैंड करेगी, नीचे वाली कम करेगी। तो क्या आप समझ सकते हो ये शेप बन जाएगी, ताकि ऊपर वाली लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाए, नीचे वाली लेंथ थोड़ी सी घट जाए। आर यू गेटिंग इट क्लास? टू विल टेक एन आर्क, और आपको पता है ना आर्क में जो बाहर की तरफ होता है उसकी लेंथ ज्यादा होती है, अंदर वाली की लेंथ थोड़ी सी कम होती है Yes, sir. ना, रेडियस Yes, का। sir. So what Sir. happens is when you heat a bimetallic strip, it arcs, ठीक है ना। किसकी तरफ आर्क करेगा? अंदर कौन आ जाएगा? जिसका अल्फा कम है। जिसका अल्फा ज्यादा है वो बाहर की तरफ रह जाएगा सर्कल के, और जिसका अल्फा कम है वो अंदर की तरफ आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है आप समझ सकते हो ना। अगर मान लो यही चीज आपके उसमें लगा दी जाए, फ्यूज में, एमसीबी में, अगर बहुत ज्यादा करंट चला गया, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, तापमान बढ़ जाएगा, बायोमेटेलिक स्ट्रिप का जो कनेक्शन है वो कट जाएगा, ठीक है ना। आपकी उसमें भी यही लगा होता है, प्रेस में, टोस्टर में, गीजर में, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद कट ऑफ हो जाता है। कट ऑफ कैसे होता है? बायोमेटेलिक स्ट्रिप मुड़ जाती है। सर एसी में भी ऐसे ही होता है? एसी में कट ऑफ नहीं, एसी में सेंसर लगे होते हैं, एसी में ऑप्टिकल सेंसर होते हैं। ओके। इंफ्रारेड, एसी में बायोमेटेलिक स्ट्रिप नहीं लगी होती ना, एसी में तो उन्होंने इंफ्रारेड सेंसर लगा रखा होता है। जो इनटेक एयर आ रही होती है ना, उसको मतलब मेजर कर लेता है कि अंदर जो हवा में सक कर रहा है, एसी सक करता है ना हवा, उसी को ठंडा करके वापस फेंक देता है। तो जो हवा सक कर रहा था उसका तापमान मेजर करता है वो इंफ्रारेड से कर लेता है वो। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ये आईसीएससी वालों ने तो पढ़ा होता है बायोमेटेरिक स्ट्रिप का फंडा, उनको एक्चुअली एप्लीकेशन भी था, मुझे याद है 9th या 10th में, वो फायर अलार्म बना के दिखाओ। तो फायर अलार्म का बेसिक फंडा भी, पुराने फायर अलार्म्स का बेसिक फंडा यही था। आजकल के जो फायर अलार्म्स है उनमें तो न्यूक्लियर थोड़ा सा, जो आजकल स्मोक डिटेक्टर्स हैं वो तो बड़े डिफरेंट तरीके से बेस्ड हैं, उनके अंदर हल्का सा न्यूक्लियर एलिमेंट रखा जाता है। सो व्हाट हैपेंस इज इट लीड्स आउट रेज, और यहाँ पर लगा होता है सेंसर, जो स्मोक सेंसर है आजकल का, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब स्मोक आएगी तो यहाँ पर जो पहुंचने वाली रेज है वो रुक जाएंगी, कम हो जाएंगी। वो सेंसर फिर बता देगा, कहेगा स्मोक है, और फिर वो बजने लग जाएगा अलार्म। तो पुराने जमाने के फायर अलार्म इसी पे बेस्ड थे। दीवार पे एक कन्वीनियंट पॉइंट पे फायर अलार्म लगा देते थे, अगर वहां पे गर्मी हुई तो कनेक्शन ऑन हो जाता था, ठीक है ना। तो फिर वो टी 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 करने लग जाता था। हालांकि इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, फायर अलार्म बजा भी दो, लोग कहेंगे कोई नहीं, ब्याह शादी होनी, दबता होना किसी ने। मतलब फॉरेन में फर्क पड़ता है, इंडिया में क्या। अब मान लीजिए ये रेडियस आर है, सेंटर लाइन का रेडियस क्या है? आर। क्योंकि देखो ना हर का रेडियस अलग अलग होगा, तो हम सेंटर लाइन का रेडियस आर ले रहे हैं। तो बड़ी वाली ये, इसकी लेंथ L1 मान लेते हैं, इसकी लेंथ L2 मान लेते हैं। क्या L1 R, अच्छा एक सेकंड, एक और चीज समझनी पड़ेगी हमें। हमें दोनों की थिकनेस T गिवन है। T क्या है? दोनों की थिकनेस। अब ये बात बताओ, जो L1 रॉड है इसकी सेंटर लाइन का रेडियस क्या होगा? R1, रेडियस ऑफ R प्लस T/2 होगा जी। सोच के देखो, सेंटर लाइन का रेडियस देख रहा हूं मैं, और नीचे वाली का रेडियस क्या होगा सेंटर लाइन का? R माइनस T/2। तो जो L1 है क्या वो R1 थीटा होगा?
और इसी तरह जो L2 है वो R2 थीटा होगा। बोलो क्लास। बट ये तो L इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा, अरे यार ये थीटा से कंफ्यूजन हो जाएगा, फाई कर लेते हैं इसे। ओहो, सोचा नहीं मैंने। फाई फाई ये होगा और ये होगा। बोलो क्लास। अगर ये ओरिजिनल लेंथ L थी, कैन एवरीवन अंडरस्टैंड? एक ने रेडियस थोड़ा बड़ा पकड़ लिया, एक ने रेडियस थोड़ा सा छोटा पकड़ लिया। अरे बोलो। अब Yes, कई sir. लोगों के मन में ये सवाल आएगा, सर आपने सेंट्रल लाइन का रेडियस क्यों लिया? क्योंकि देखो ना यार, जो आउटर मोस्ट है उसका रेडियस ज्यादा होगा उससे, और इनर मोस्ट का रेडियस कम होगा, तो मैंने एवरेज ले लिया, सेंट्रल लाइन का रेडियस ले लिया। समझ गए? समझ आ रही है ना? एवरेज आउट हो जाएगा ना, कईयों का ज्यादा होगा इससे, कईयों का इससे कम होगा, एवरेज आउट, सेंट्रल लाइन का रेडियस ले लिया। बोलो यार, अब रेशियो ले सकता हूँ मैं, r प्लस टी बाई टू अपॉन r माइनस टी बाई टू, क्या आ जाएगा? अब इसको सॉल्व करके r निकाल सकते हो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना जरा, क्या आ रहा है? कैन यू प्लीज फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगा के ई आ जाएगा। देखो कैलकुलेट करो सब लोग इसको सॉल्व करके, प्लीज आई वांट ऑल ऑफ यू टू कैलकुलेट। कुछ अप्रोक्सीमेशंस भी लग रही होंगी या नहीं लग रही होंगी, देखो कुछ तो हो रहा होगा। यही आ रहा है ना, कर करा के कुछ, ये आर आर कट जाएगा, ठीक है ना। और ये फैक्टर को आप इग्नोर कर दो, क्योंकि थिकनेस बहुत छोटी है, अल्फा अल्फा वैसे ही बहुत छोटा होता है। तो अब आ जाएगा आंसर आपका बस, टी इज इक्वल टू आर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। देखो क्लास हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या कह रहा है, ये रिलेशन क्या कह रहा है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे और ज्यादा आर बढ़ता, आर जो है कम होता जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे आर कम हो जाएगा, आर कम का मतलब और ज्यादा राउंड हो जाएगा, और राउंड होता जाएगा, और राउंड होता जाएगा, और ज्यादा कॉइलिंग होती रहेगी। देखो ना, ये इसका आर इन्फिनिटी है, इनिशियली आर क्या है? इन्फिनिट है। प्लेन चीज का आर क्या होता है? इन्फिनिट। आप गर्म करोगे तो आर क्या होगा? कम होगा, और ज्यादा करोगे तो और ज्यादा कर्व हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं Yes. और ज्यादा बढ़ा देंगे तो और ज्यादा कर्व। Yes, sir. क्लियर है? और जितना ज्यादा अल्फा अल्फा 2 का फर्क होगा उतना, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 में फर्क ही नहीं, दोनों सेम रॉड की है, सेम मटेरियल की है, फिर तो होगा ही नहीं कर्व ना, फिर तो दोनों ही फैल जाएंगी बराबर बराबर, सीधा ही रहेंगी। तो अल्फा 1 अल्फा 2 फर्क होना चाहिए। बायोमेटेलिक स्ट्रिप क्यों बोलते हैं, समझ आएगा ना, दो मेटल्स चाहिए अपने को। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलिए आज इतना ही करते हैं, ठीक है। मेरे को पता है आप में से नहीं तो कान में से खून आ जाएगा आप लोगों के, ठीक है। एक थर्मल स्ट्रेस का थोड़ा सा टॉपिक बचा है 15-20 मिनट का, वो मैं कल करवा दूंगा, डोंट वरी। और फिर देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर हीट ट्रांसफर। क्लियर है? सर फिर जो आपने बोला था कि 2 hours 30 minute की क्लास होगी, वो मजाक था? हाँ और क्या, तो ये ये तो क्या मजाक बात में हमें को पता था। Sir, थैंक